इस लेक्चर का टॉपिक एक सवाल है जो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में है कि क्या इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ स्लिट से गुजर सकता है कि नहीं। और इतना बता दूं कि ये इलेक्ट्रॉन भी एक मिसाल है और स्लिट भी एक मिसाल है। असल सवाल ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक क्या कोई भी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ रस्तों से गुजर सकता है कि नहीं गुजर सकता। स्लिट भी दो मुख्तलिफ रस्तों की मिसालें हैं। अच्छा, क्वांटम मैकेनिक्स के का जो जवाब है उसका मतलब यही बनता है कि यस गुजर सकता है। हाँ, और वजह इस तरह की है कि जब गुजर रहा है इलेक्ट्रॉन तो वो गुजरते वक्त वो एक वेव है, प्रोबेबिलिटी वेव है। और एक जो वेव होती है वो तो दो क्या कई रस्तों से भी गुजर सकती है। वाटर वेव है, पता नहीं कितनी रस्तों में अपनी जगह बना लेती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि वाटर वेव नहीं है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक प्रोबेबिलिटी वेव है। तो प्रोबेबिलिटी को मैयर कैसे किया जाता है, इसका जवाब ये है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो एक मेजरमेंट्स या डॉट्स की शक्ल में हो। तो जो मेजरमेंट्स होती हैं वो पार्टिकल लाइक होती हैं, डॉट्स ये इवेंट्स हैं। उनका एक नंबर्स की रेशोज है, नंबर काउंट करके जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी वो उसके ज़्यादा डॉट्स होंगे, ज़्यादा नंबर्स होंगे। तो इस वजह से ये वाटर वेव नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी की वेव है। तो इस वजह से इसको मैयर करने के लिए डॉट्स इस्तेमाल होंगे और उसका मतलब है ये देखी जाएगी वेव एक पार्टिकल के तौर पर। और अच्छा, देखना जाने का मतलब यह है कि चाहे आप इसे जहाँ वेव ख़त्म हो टकराए किसी जगह से वहाँ देखें या रास्ते में भी देख लें, और चाहे कोई इंसान देखे या कोई जहाँ इंसान नहीं है, किसी दूसरी गैलेक्सी में कहीं दूर कोई चीज़। अब आप कहें जी वहाँ देखने का क्या मतलब है, तो असल बात ये देखना एक रिवाज बन गया है। असल मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक ना कोई इंसान ज़रूरी है ना देखने वाला ज़रूरी है। असल बात यह है कि जब ये वेव है, जब भी ये किसी के साथ इंटरेक्ट करेगी, असल लफ्ज़ इंटरेक्ट है, असल लफ्ज़ देखना नहीं है। देखना एक समझाने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जब ये वेव चल रही है और यहाँ उसने किसी जगह से इंटरेक्ट कर दिया तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। इंटरेक्शन जैसे मर्जी हो, चाहे वो कोई करने वाला करे इंसान, या जैसे मैंने कहा था कि किसी ऐसी जगह दूर दराज है यूनिवर्स में कि जहाँ कोई इंसान नहीं है, कुछ नहीं है, एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। अगर उसने किसी दूसरे पार्टिकल के साथ, किसी दूसरी चीज़ के साथ इंटरेक्ट कर लिया तो वो डिटेक्ट होगा पार्टिकल के तौर पर। लेकिन इंटरेक्ट करने से पहले वो वेव है। असल बात ये इंटरेक्शन की है। तो और ये सब कुछ रहे कोर्स में। और आखिर में एक चीज़ है कि एक इंटरेक्शन हो जाने के बाद जो इंटरेक्शन के जो इफेक्ट्स होते हैं, यानी जो पार्टिकल वेव में कन्वर्ट हो जाता है, क्या वो रिवर्सिबल है। और जवाब यह है कि नहीं, वो जो इफेक्ट होते हैं वो परमानेंट होते हैं। एक बार जो चेंज हो गई वो हो गई। वेव अगर आप कहते हैं पार्टिकल में चेंज हो गया, जिस भी सेंस में बात समझें आप, इंटरेक्शन हो गया, वेव फंक्शन मॉडिफाई हो गया, आप इसे कहें वेव पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, जिस तरह भी कहें, ये चीज़ वापस नहीं हो सकती क्योंकि ये वेव फंक्शन कोलैप्स हो गया, टकरा के ख़त्म हो गया पुराना। तो ये सब कुछ है इसमें। अब शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि वेव क्या है। तो वेव, अब ये इलेक्ट्रॉन वगैरह के बारे में, वहाँ विजिबल वेव तो नहीं कि वहाँ मैथमेटिक्स ही हमारा इस्तेमाल हो सकता है ना वहाँ, तो मैथमेटिकल ही मैं जवाब दे रहा हूँ। वेव क्या है, वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है। वेव इक्वेशन की एक फॉर्म ये हो सकती है, उसमें सेकंड पोजीशन के लिहाज से भी रेट्स ऑफ चेंज हो सकते हैं और टाइम के लिहाज से भी रेट ऑफ चेंज हो सकते हैं। और इस वजह से जो कुछ होगा वो टाइम के साथ से मूव भी कर सकता है। ये टाइम के असरात हैं, आप देख सकते हैं ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ है सुपर पोजिशन ऑफ वेव, और वो ये है कि अगर दो वेव्स हैं तो अगर वो इस तरीके से हैं तो कि अगर वो इनका एम्पलीट्यूड जहाँ इसका मैक्सिमम है वहाँ इसका भी मैक्सिमम है, तो ये करेंगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये आपको इन्हांस करेंगी, वेव डबल हो जाएगी या इस केस में। और अगर एक दूसरे के नेगेटिव है, जहाँ एक की हाइट है, ये जिसे कहते हैं क्रेस्ट, एक दूसरे का ट्रफ है, कैंसिल करेंगी तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये जो एडिशन का रिजल्ट है, चाहे
ऐड करें, कैंसिल करें या कुछ और करें, वो भी वेव है। और ये जो मैं कह रहा हूँ वो भी वेव है, उसकी वजह ये है कि ये अगर ये जो वेव, जो एक वेव है, अगर वो वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो ये दो वेव साई 1 प्लस साई 2 का सम जो है, इसी इक्वेशन को एक बार साई 1 के लिए लिखें, एक बार साई 2 के लिए लिखें और दोनों इक्वेशन को ऐड अप कर देंगे तो आप देखेंगे ये जो नेट रिजल्ट है, सुपर पोजिशन कहते हैं, ये भी इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, नहीं ये भी वेव है। अच्छा, ये तो हो गया वेव के बारे में, एक पैटर्न है। ये दो तरह के पैटर्न हो सकते हैं और भी तरह के पैटर्न हो सकते हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव है असल में प्रोबेबिलिटी वेव है। तो प्रोबेबिलिटी का वेव से क्या ताल्लुक है? ये है कि वेव का फंक्शन का जो स्क्वायर है, और जो स्क्वायर करते हैं तो साथ ये भी गारंटी हो जाती है कि अब आंसर जो होगा ना रियल पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव होगा, एटलीस्ट जैसे कि प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। तो अब इसके बाद अगर यह वेव का पैटर्न है तो इस प्रोबेबिलिटी का भी पैटर्न होगा। इसकी एक मैथमेटिक्स है, अगर आपको है दिलचस्पी तो आपको दिखा देता हूँ, नहीं है तो जिस रिजल्ट को देख लीजिएगा, लेकिन मैं दिखाने में कुछ टाइम लेता हूँ। वो ये है कि ये तो देख लें, साई जो है ना वो साई 1 प्लस साई 2 है, यानी ये सुपर पोजिशन है और ये सुपर पोजिशन का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। इन दोनों को स्क्वायर करें और फिर बाद में इसको मैथमेटिक्स करने के लिए कम्प्लेक्स एनालिसिस की एक टेक्निक इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो वेव डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन एक कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, इसमें आयोटा भी हो सकता है, -1 का अंडर रूट। अब एक कम्प्लेक्स नंबर है, पहले तो एक जनरली मैथमेटिक्स में रिकॉल कर लें कि अगर रियल पार्ट प्लस आयोटा जो इमेजिनरी पार्ट होगा तो फिर जो कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड होगा, ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, मैग्नीट्यूड के साथ जो रियल होगा वो कॉस थीटा, ये एंगल है थीटा, तो ये ट्रिग्नोमेट्री है सादा सी, तो ये z कॉस थीटा होगा। आमतौर पर आप इसे r कॉस थीटा के तौर पर याद करेंगे, लेकिन ये r जो है वो इसका कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है। आयोटा z साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो ये ऑयलर फार्मूले के मुताबिक ये बन जाता है ई पावर आयोटा थीटा। यहाँ सर ये थीटा होना चाहिए, लेकिन फिजिक्स में इसको एक डेल्टा के तौर पर इस्तेमाल होगा, तो यह मैंने फिलहाल डेल्टा ही रखा है। अच्छा, अब अगर यहाँ डेल्टा रखा है तो इसका मतलब है कि यही चीज़, ये जो वेव, ये जो पहला वेव फंक्शन है, ये जो कम्प्लेक्स नंबर है, इसके बारे में भी ट्रू होगी, यही फॉर्मूला, यही पैटर्न का, और यही दूसरे के बारे में भी। और फिर जब इनको यहाँ पुट करें, यहाँ ये फार्मूला पुट करें, यहाँ ये फार्मूला पुट करें, यहाँ इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करें, ई पावर माइनस आ जाएगा और यहाँ कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट माइनस आएगा। तो इस कैलकुलेशन का रिजल्ट ये है कि एक पैटर्न है साई के बारे में भी, सॉरी रो के बारे में भी। साई के बारे में पैटर्न तो ये है और इसका रिजल्ट ये है कि रो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का भी एक पैटर्न है। अब इसकी मैथमेटिक्स अगर आप कहें तो मैं अलग से मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इस लेक्चर को समझने के लिए इसकी डिटेल की जरूरत नहीं है। असल बात ये एक पैटर्न है, और प्रोबेबिलिटी का पैटर्न से क्या ताल्लुक है? वो जवाब ये है कि प्रोबेबिलिटी, अगर नंबर ऑफ डिटेक्शंस ज़्यादा हों तो फिर जैसे प्रोबेबिलिटी वैसे ही नंबर। अगर हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी बराबर है एक कॉइन के दोनों साइड की, तो दोनों एक ही जितनी दफ़ा अपीयर होंगे, यानी n जो हेड का n, एक साइड का n नंबर ऑफ अपीयरेंस और दूसरी साइड का n नंबर ऑफ ईयर पेरेंस बराबर होंगे। अगर प्रोबेबिलिटी बराबर है, दोनों की 50-50 है, लेकिन ये होगा अगर लार्ज नंबर ऑफ डिटेक्शन है। अगर लार्ज, इसका मतलब ये है कि लार्ज नंबर डिटेक्शन होगा तो जो फार्मूला रो का है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी है, तो अगर कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा वो थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा और आपका वही फार्मूला n के लिए हो जाएगा। इसका मतलब है जो डॉट्स होंगे वो भी इसी पैटर्न में अपीयर होंगे। लेकिन अगर ये फार्मूला, अगर ये प्रोबेबिलिटी है तो सिर्फ एक पैटर्न जरूरी नहीं है, पैटर्न तो किसी मैथमेटिक्स से भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी के लिए जरूरी है कि जब आप स्मॉल नंबर करें, जब ज़्यादा दफ़ा टॉस ना करें, तो फिर 50-50 ना हो, कोई पैटर्न ना हो। स्मॉल के लिए नो पैटर्न, लार्ज के लिए पैटर्न, ये दोनों चीज़ें मिलाकर प्रोबेबिलिटी को दिखाती हैं। दिखाने का मतलब दिखाना है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं करना, प्रोबेबिलिटी दिखाना है। तो दिखाने के लिए दो शर्तें ज़रूरी हैं। अच्छा, अब हमने जो क्वांटम मैकेनिक्स से किया उसको बाद में करते हैं, लेकिन बहरहाल जो भी है ये अगले स्लाइड में। लेकिन एक बात तो फिलहाल यहाँ से देख लें कि अगर ये प्रोबेबिलिटी है और डॉट्स की, तो क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ डॉट्स, जब ये लार्ज नंबर हो गया तो ये एक पैटर्न है। ये मैथमेटिक्स है, यही जो पैटर्न है ये इसी की ही
ये इसी की ही शक्ल है। और जब ये देखें, जब ये स्मॉल नंबर है, अब ये जब सिमुलेशन दोबारा शुरू हो गया, अब ये स्मॉल नंबर है, अब ये देखें कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर दिखाती हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है एक्सपेरिमेंटली। और अगर क्वांटम मैकेनिक्स प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करती है तो ये दिखाती हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स है। अच्छा, अगला सवाल ये कि ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें असल में ये हो रहा है। तो अब ये नेक्स्ट स्लाइड का टॉपिक है। और जो एक्सपेरिमेंट है वो कहलाता है डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न। और उसमें डबल स्लिट ये है कि ये एक सोर्स है। आप इसे इस एक्सपेरिमेंट में किसी डिटेल आएगी, इसे इलेक्ट्रॉन कह दें, लेकिन वैसे ये कोई भी पार्टिकल हो सकता है। रास्ते में स्लिट्स हैं और पहली जो चीज़ है, मैं आपसे हमने इसके जो एक्सपेरिमेंट की जो वर्जन डिस्क्राइब कर रहा हूँ वो ये है कि आपने डिटेक्शन रास्ते में नहीं करनी, सिर्फ यहाँ डिटेक्शन करनी है। इसकी वजह से इसको करने के लिए मैंने दिखाया, आमतौर पर जब लोग इसकी तस्वीरें आपको कहीं भी होगा बहुत लेने की, बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है और इस पर बहुत यूट्यूब में बहुत वीडियोस हैं, बहुत कुछ है। लेकिन जिसने भी इसने रास्ते के बारे में कुछ ना कुछ दिखाया है, लेकिन मैंने ये जान के वो सब कुछ डिलीट किया है, रास्ते में इरेज किया है पेंट सॉफ्टवेयर की मदद से। क्योंकि असल एक्सपेरिमेंट यही है, आप रास्ते के बारे में कुछ, अभी यही एक्सपेरिमेंट है, रास्ते के बारे में कुछ नहीं करते, कुछ नहीं देखते, और इसका मतलब है कुछ नहीं जानते। और ये ऐसे है कि जिस तरीके से यहाँ तो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट ऐसा कि आप जान नहीं सकते। बुलेट में क्या होता है, एक्चुअली बुलेट इतनी तेज होती है कि वहाँ भी आपके साथ प्रैक्टिकली सिचुएशन हो जाती है कि सिर्फ जहाँ टकराती है वहाँ से आप देखते हैं और यहीं से मतलब निकालते हैं। और तो यहाँ भी आपने यही करना है, सिर्फ ये जो टकरा रही है डॉट्स हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, इनके पैटर्न से मतलब निकालना है, ठीक है। तो सिर्फ डॉट का पैटर्न मतलब है रास्ते के बारे में कुछ नहीं जानते। तो कुछ नहीं जानने का ये भी मतलब है कि ऑब्जर्वेशनली तो जवाब ये है आज के लेक्चर का जो पहला सवाल है कि इलेक्ट्रॉन दो रास्तों से गुजर सकता है। तो ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जवाब ये है कि अगर हमने रास्ते में कुछ नहीं देखा तो हम कुछ नहीं कह सकते कि किस स्लिट में से गुजरा, रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन ये तो हमारी ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हमारी थ्योरी, और यहाँ हम क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी की बात कर रहे हैं, वो कुछ बताती है, वो मैथमेटिकली कुछ बताती है, ठीक है। थ्योरी रहेगी कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वेव इक्वेशन, और जो डिफरेंशियल सोल्यूशन है वो रास्ते के बारे में भी, उसमें पोजीशन और टाइम जो है ना एक्स और टी, तो आप उनकी वैल्यू रास्ते में यहाँ टी जो मर्जी लगा लें, पूरे रास्ते के बारे में लगा दें, आपका वेव इक्वेशन का आपको सोल्यूशन मिलेगा। यानी मैथमेटिकली वेव होगी हर जगह के लिए, उसे कहते हैं वेव फंक्शन, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी वेव होगी, वेव है, लेकिन अब ये तो वाटर वेव है ना, अब वेव दिखाई दे रहे हैं। क्वांटम मैकेनिकली वेव क्योंकि प्रोबेबिलिटी वेव है, और अगर आपने रास्ते में कोई डिटेक्टर नहीं लगाया तो ये जो कुछ है अब ये नहीं देख सकते। सिर्फ जब डिटेक्ट होगा, जहाँ होगा वहाँ इसके इफेक्ट देख सकते हैं। और इफेक्ट ये है कि अगर लार्ज नंबर है तो इफेक्ट में एक पैटर्न होगा, और लेकिन हर इस पैटर्न में हर डॉट जो है ना वो एक पार्टिकल है। तो ये कई दफ़ा क्वांटम मैकेनिक्स में तो वेव और पार्टिकल का इकट्ठा आना, ये तो आपको बहुत दफ़ा पहले भी हो चुका है, तो आपको इसको आदी होना होगा कि वेव और पार्टिकल दोनों का जिक्र होगा। अच्छा, अब अगर हम रास्ता देखें, अभी तक अब सवाल यह है ना कि हम जानना चाहते हैं ना इलेक्ट्रॉन किस रास्ते से गुजरा, तो ठीक है हम जान सकते हैं। अब आपको लगेगा कंट्रडिक्शन, अभी मैंने कहा था जान नहीं सकते, अब मैं कह रहा हूँ जान सकते हैं। लेकिन ज़रा फ़र्क पर गौर कीजिएगा। अभी मैंने कहा था कि रास्ते में कोई डिटेक्टर नहीं है, हम रास्ते को नहीं देख रहे, लेकिन जान सकते हैं अगर हम रास्ते में भी कोई देखें। अब बात यह तो आम जिंदगी में देख सकते हैं, जैसे लाइट गुजर रही है, किसी कमरे में आ रही है लाइट, तो अगर वो छीन के आ रही है इस खिड़की से, तो अगर तो यहाँ आप लाइट को देख सकते हैं। अगर यहाँ डस्ट पार्टिकल है तो क्योंकि लाइट डस्ट पार्टिकल पर गिर रही है, तो जहाँ लाइट गिर रही है वहाँ से देख सकते हैं। तो आपने रास्ता देख तो लिया, लेकिन ज़रा गौर कीजिएगा, अब ये उससे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है। अब आपने रास्ते में डिटेक्टर लगाया है, यहाँ डिटेक्टर डस्ट पार्टिकल हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मामले में डिटेक्टर कुछ और होगा। लेकिन बेसिक आइडिया रहता है कि अगर, अब इलेक्ट्रॉन की बात किया तो मैं क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स में बेहतरी बात यह कि असूल का मसला है कि अगर आपने रास्ते में डिटेक्टर लगाया है तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स में की जो प्रिडिक्शन होगी वो उसके मुताबिक होगी
क्वांटम मैकेनिक्स की प्रेडिक्शन एक्सपेरिमेंट के मुताबिक होती है। ये नहीं कि एक्सपेरिमेंट जो मर्जी करें बता दें रियलिटी ऐसी होगी, ये क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट बताएं क्या है, उसका जवाब बता देगी, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड साइंस है इस मामले में। और एक्सपेरिमेंट आपका यह है कि आपने रास्ते में भी जाना है, तो अगर आपने रास्ते में देखा है आपने किसी भी तरीके से, इलेक्ट्रॉन के बारे में एक्सपेरिमेंट कैसा होगा मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले तो असूल के तौर पर देख लें। अगर आपने रास्ते बारे में किसी तरीके से जानना है, जानने का तरीका अगली स्लाइड में है, ठीक है। तो हम ठीक है रास्ते के बारे में हम जानते हैं, और फिर ये भी जानते हैं कि वो किस स्लिट में से गुजरा, लेकिन ये जरा फिर और कीजिएगा, मैं बात को तीसरी दफा रिपीट कर रहा हूँ इसमें स्लाइड में, कि ये जो है ये एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के लिए है। वो जो पुराना एक्सपेरिमेंट था ना कि जिसको आपको पता नहीं चला किस रास्ते में उतरा, ये वो एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये आपने रास्ते में देखा है। तो फर्क क्या पड़ता है कि अगर आपने रास्ते में देखा है और अब वो डस्ट पार्टिकल नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सपेरिमेंट है, और एक्सपेरिमेंट ये है कि आप इस वक्त आप ये गारंटी करें कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का सोर्स होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रॉन वेव होगी, चार्ज वेव होगी, ठीक है, चार्ज की प्रोबेबिलिटी वेव होगी, और ये वेव ट्रैवल कर रही है। अब आप इसे कहें ना पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, तो मैं कल अपने आप को ये कंफ्यूज करेंगे। आप ये सोचें चार्ज की वेव ट्रांसफर, चार्ज की प्रोबेबिलिटी की वेव ट्रैवल कर रही है, और इस जगह पर यहाँ आपके सामने दिखाना ज़रा मुश्किल है। अब आपको ज़रा मेरे साथ इमेजिन करना होगा कि इसके परपेंडिकुलर, ये मेरी तरफ, मेरे और इस स्लाइड के दरमियान एक लाइट का सोर्स है, एक बल्ब है, और लाइट के सोर्स से फोटॉन जो लाइट के पार्टिकल हैं वो आ रहे हैं, और वो भी वेव है, और यहाँ वो भी प्रोबेबिलिटी वेव है, फोटॉन भी प्रोबेबिलिटी वेव है, इलेक्ट्रॉन भी प्रोबेबिलिटी वेव है, और यहाँ दो वेव इंटरेक्ट करेंगी। मैंने शुरू में भी कहा है कि ज़रूरी लफ्ज़ इंटरेक्ट है। अब ये जो लोग इसे कहते हैं ना देखना, इलेक्ट्रॉन को देखा, मतलब असल बात ये है कि मेरा ख्याल है ये शायद इस तरीके से मुश्किल हो जाता है आपके लिए समझना, ठीक है। असल बात क्वांटम मैकेनिक्स देखना नहीं है, असल बात इंटरेक्शन है। आपने उसके साथ जो भी किया, ये फोटॉन की वेव है, प्रोबेबिलिटी वेव है, इलेक्ट्रॉन की वेव है, जो वेव इंटरफेयर करेंगी। आम एक वाटर वेव भी होती है, किसी जगह पर गिरती है, एक दो दरिया है, वो उनमें से एक दरिया से वेव आ रही है और दूसरे दरिया से वेव आ रही है, दो वेव इकट्ठी होती हैं, वो इंटरेक्ट करके तीसरी वेव बना लेती हैं। अब ये जो तीसरी वेव होगी ना, वो उसके जो इफेक्ट्स होंगे, और जो वेव मैयर होगी वो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वेव है तो डॉट्स के तौर पर मैयर होगी। अब अगर ये डॉट्स इस स्लिट के सामने हैं, तो अब हमने इस तरीके से जान लिया है कि ये जो डॉट है ये जिस वेव की वजह से है, अब वो वेव इस स्लिट 1 से आ रही है। तो ठीक है, ये जो डॉट है ये पार्टिकल है, और अब हमने जान लिया कि ये किस स्लिट में से गुजरी। अब आपको अजीब सा लगे कि पार्टिकल गुजरी, बस ये बात ये है कि जब गुजर रही है तो वो वेव है, तो पार्टिकल गुजरी लेकिन पार्टिकल देखा गया। अब आपको लगेगा कि ये लैंग्वेज कंट्रडिक्टरी है, नहीं है। अब आपको तो आदि होगा, तवज्जो देना पड़ेगी, ठीक है, कि जब गुजर रहा है तो वेव है, स्ट्राइक कर रहा है तो पार्टिकल है, तो पार्टिकल ये जो वेव है ये इस स्लिट में से गुजरी और इस तरीके इसके सामने डिटेक्ट हुआ। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये उर्दू भी क्यों मुख्तलिफ अनयूजुअल है, क्योंकि वेव है, गुजरी और पार्टिकल डिटेक्ट हुआ। तो अब हमने जान लिया, लेकिन क्या हमने जान लिया कि जो पिछला हमारा सवाल था कि इलेक्ट्रॉन किस में से गुजरी, वो याद रखिएगा, वो पिछला सवाल था, और अब पिछले सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा। ये डिफरेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्यों बदल गया, क्यों एक्सपेरिमेंट बदल गया। ये पुराना एक्सपेरिमेंट ये था, इसमें हमने रास्ते में डिटेक्टर नहीं लगाया था, इसका जवाब नहीं मिला। जो जवाब मिला है वो इंटरेक्शन के रिजल्ट का है, और इंटरेक्शन ने फ्लैश पैदा किया और ये वेव बदल गई, और इसने वेव फंक्शन को बदल दिया। ये जो नया वेव फंक्शन है इसमें हमें पता चल गया कि पार्टिकल किस रास्ते से गुजरी, लेकिन पुराने के बारे में हमें पता नहीं चला। तो याद रखिएगा, जो सवाल था जवाब है मेन क्वेश्चन का। अगर आपने रास्ते में नहीं देखा तो फिर आपने नहीं देखा, मतलब नहीं देखा। फिर अगर आपने नहीं देखा तो फिर आप कुछ नहीं जान सकते। अच्छा, इस बात को इस तरीके से भी कहा जाता है कि जिस तरीके से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इंटरमीडिएट लेवल पर समझाया जाता है कि अगर पार्टिकल का मोमेंटम मेजर करेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये वही बात है, अगर आपने रास्ता मेजर किया और अभी एक्सपेरिमेंट बदल गया तो चेंज हो गई। अब ये पुराना एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, इसमें के बजाय पहले नहीं जानते थे और अब आप जान गए, ठीक है। और कई बार लोग इस बात को इस तरह से कहते हैं कि ये जो वेव है, यहाँ वेव है, और क्योंकि जब इंटरेक्शन हुआ
तो ये वेव पार्टिकल में कन्वर्ट हो गई। ये अगर आप चाहें तो इस लैंग्वेज को इस्तेमाल कर लें, लेकिन मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आखिरी जो बात की गई है इसकी। लेकिन लोग कहते हैं इस तरीके से, अगर कहते हैं तो वो इस तरह की बात को, ये उनका कहने की कोशिश है, यही बात है। असल बात मेरे ख्याल में ज़्यादा एक्यूरेट बात ये जो मैंने कही है, ठीक है, तो ये उसको कहने की कोशिश है। अगर आपके लिए यूज़फुल है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये आपका मसला है। असल जो मैंने बात करनी थी वो इस डिटेल में है इधर। अच्छा, अब एक बात है, अगली आखिरी टॉपिक है वेव फंक्शन कोलैप्स, और वो ये है कि ये जो डिटेक्ट करने के जो असरात हुए, क्या ये रिवर्सिबल है? एक बार ये सवाल है, इसका जवाब कहलाता है वेव फंक्शन कोलैप्स। अब इसमें ये जवाब की तफसील ये है कि एक जो वेव फंक्शन है वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ देता है। डिटेक्शन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। लेकिन जब आपने मैयर कर लिया, पिछले में कह लें किसी भी तरीका, रास्ते में मैयर किया या स्क्रीन पर मैयर किया, जब भी मैयर किया तो मैयर करने में कि आपको किसी एक जगह पर ही डॉट मिलेगा। तो ये क्या बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ थी। अब जब मैयर करने के बाद उन पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी एक्चुअल हो गई, बाकी सब खत्म हो गई। तो इसका मतलब जो पॉसिबिलिटी का सेट है वो टूटकर यहाँ रह गया। टूटकर की इंग्लिश है कोलैप्स होकर। अच्छा, देखा जाए तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये डाइस में भी इसे होता है, एक आम लूडो के दाने में, ठीक है। जब आपने उसे रोल नहीं किया तो जिस तरह यहाँ था बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ थी, या 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपने डाइस कर लिया, आपके सामने 3 आ गया, तो ये 6 में से एक जाहिर हो गई, ठीक है। तो ये जो सेट था 6 पॉसिबिलिटीज़ का, ये कोलैप्स होके सिर्फ एक बन गया। अच्छा, ये तो दोनों के अंदर एनालॉजी है, लेकिन कुछ फ़र्क भी हैं, ठीक है। लेकिन ये फ़र्क मैं अगले स्लाइड में डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, ये जो वेव, अगर क्वांटम मैकेनिक्स को लोग कहते हैं ना पजलिंग है, और यहाँ तक कहा गया कि क्वांटम मैकेनिक्स को, फाइनमैन ने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स को, हालांकि बड़ा नाम है क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है, कि जी क्वांटम मैकेनिक्स को कोई भी नहीं समझता। और बोहर ने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स, अगर आप समझते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स आप समझ गए हैं तो आपने गलती की है। ये सारी बातें जो है ना, ये पजल को जाहिर कर रही हैं। और बता दो, और कई लोग क्वांटम के जो पजल हैं वो 1 2 3 4 5 पजल की एक पूरी लिस्ट होती है। ये गलत है। सिर्फ एक पजल है क्वांटम मैकेनिक्स में कि ये जो इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं ये अचानक एक में कन्वर्ट कैसे हो जाती हैं। अच्छा, अब मैं बता दूं, कहने को ये भी पजल है, मैं मानता हूँ, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इतना बड़ा पजल नहीं है जितना बनाया जाता है। ये जब डाइस करते हैं, लूडो का दाना फेंकते हैं, तो भी तो 6 पॉसिबिलिटीज एक में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अच्छा, अब अगर आपके ख्याल में कह रहा हूँ कि ये पजल कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको वजाहत कर दूँ, नहीं कुछ है। अब इन दोनों में फ़र्क है, वो मैं अगली में स्लाइड में बताता हूँ। वो ये कि डाइस में क्या होता है, डाइस में हमें जब रोल करते हैं तो हमें इक्वेशंस का पता है कि जो कुछ होता है वो न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन के मुताबिक होता है। अब क्योंकि इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए डाइस में हमें पता नहीं होता। लेकिन अगर हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकें इन प्रिंसिपल, तो हमें पता चल जाएगा। एक ये बात है डाइस की खास बात। और दूसरी बात यह कि डाइस में रोल करने से पहले, किसी एक जगह पर सेटल होने से पहले, डाइस जब मूव कर रहा होता है तो मोशन भी देखते हैं। अच्छा, वो इतनी तेजी से मोशन कई बार हो रही होती है कि आप उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन देखते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जब यहाँ हो गया, तो यहाँ देख लें, ये जो पहला एक्सपेरिमेंट था मेरा, इसमें आप रास्ते में कुछ नहीं देख रहे। कुछ नहीं देख रहे, तो का मतलब है कि यहाँ कुछ नहीं जान रहे। और यहाँ ये बात नहीं है कि इक्वेशंस हैं जिन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ रास्ते में अगर आपने डिटेक्टर नहीं लगाया तो रास्ते में जानने के लिए कोई इक्वेशंस भी नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास कोई तरीका नहीं है इन प्रिंसिपल भी ये बताने का कि अगर आपने नहीं देखा तो फिर क्या हुआ, नहीं देखा तो बस नहीं देखा। ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जो है ना, ये शायद क्वांटम मैकेनिक्स में ही है कि कौन सी पॉसिबिलिटीज में से कौन सी प्रिडिक्ट होगी। अगर आपने रास्ते में नहीं देखा तो आप नहीं जान सकते। जहां आपने देखा वहां बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में कोलैप्स होके एक हो जाएगी। अभी कोलैप्स होने का मतलब होगा कि जो कुछ इफेक्ट होंगे। अब ये क्या इफेक्ट रिवर्सेबल है? जवाब ये है कि नहीं। एक्सपेरिमेंट करने से पहले जिस तरीके से पिछले में था ना कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी, कुछ भी हो सकता था, यहाँ यहाँ यहाँ। अब मैंने ज़रा आसानी के लिए ज़रा उसको डिस्क्रीट बना दिया। यहाँ तो थे ना बहुत सारी हैं, ये तो ज़रा अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, मैंने इसको काउंटेबल बना दिया। 1 2 3 4 हर एक की प्रोबेबिलिटी है। इसकी 10% है, इसकी फर्ज करें 25% है, इसकी 35% है। फिर आप ये चौथे की कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि टोटल सम 100% होना है।
अब ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अब आप इसका मतलब ये है कि ये डाइस में जिस तरह होता है कि हेड एंड टेल दो है, 50-50 या 50-50 नहीं है, ये क्वांटम मैथ्स का रिजल्ट है। ये चेंज हो सकती हैं। अब जिस तरह डाइस में पहली दफ़ा फेंकेंगे आपको कुछ नहीं पता, तो यहाँ जब आप पहली दफ़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे आपको कुछ नहीं पता कौन सी आई, लेकिन फ़र्ज़ करें ये 4 नंबर पर आ गई। अब क्या होगा, अब ये जो है ना, अब अगर एक्सपेरिमेंट को दोबारा करेंगे ना, तो ये वेव फंक्शन की जो ये प्रोबेबिलिटी का जो सेट है ये कोलैप्स होके अब ये चौथे पर आ गया। अब ये परमानेंटली जो होगा, अब आइंदा जब भी मेजर करेंगे आपको ये नंबर 4 ही मिलेगा, चौथी पॉसिबिलिटी ही मिलेगी। तो ये जो होगा ना, अब आइंदा मेजरमेंट से पहले अनसर्टिटी थी, अनसर्टिटी प्रिंसिपल क्वांटम मैथ्स का एक मेन प्रिंसिपल है, तो वो अगले से अगले लेक्चर का टॉपिक है, ठीक है। तो ये इस वक्त अनसर्टिटी है, लेकिन आपने मेजर कर लिया, जैसे होता है ना पोजीशन को मेजर कर लिया तो मोमेंटम चेंज हो गया, मोमेंटम को मेजर कर लिया तो पोजीशन चेंज होगी, अनसर्टिटी प्रिंसिपल नहीं है। आपने मेजर कर लिया, अब ये प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई है, अब ये 100% इसी की है। आइंदा जब भी मेजर करेंगे तो अब कोई अनसर्टिटी नहीं है, 100% यही है। और इसका मतलब जो पुराना सेट था वो कोलैप्स होके ख़त्म हो गया। तो ये आज का लेक्चर है। अब कंक्लूड में कर देता हूँ। कंक्लूजन ये है कि जिस तरह सवाल यही था ना कि क्या इलेक्ट्रॉन 2 स्लिट से गुजर सकती है कि नहीं है, सकती इस वजह से कि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी वेव है और वेव 2 स्लिट से गुजर सकती है, लेकिन जब उसे मेजर करेंगे तो वो पार्टिकल लाइक होंगे, ठीक है। और मेजरमेंट के बारे में 2 एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया है आज के लेक्चर में। एक था कि जिसमें रास्ते में कोई डिटेक्टर नहीं था, सिर्फ स्क्रीन पर मेजर किया था। एक रास्ते में फ्लैश की मदद से भी डिटेक्ट किया था। लेकिन असल बात यह है कि जब भी ये डिटेक्शन देखना वगैरह मिसालें हैं, असल बात यह जब भी ये वेव इंटरेक्ट करेगी दूसरी वेव से तो वो वेव मॉडिफाई हो जाएगी और हो सकता है उसके इफेक्ट पार्टिकल की तरह हो, लेकिन असल बात यह कि वेव मॉडिफाई ज़रूर होगी, ठीक है। और जो मॉडिफिकेशन होगी उसके जो असरात होंगे ना वो रिवर्स नहीं हो सकते, वो परमानेंट है। ये वेव फंक्शन कोलैप्स है। तो आज के लेक्चर का इतना ही था। तो बाकी अब ये जो इसमें जो मेजरमेंट और ये जो मैथमेटिक्स है इसका, अब इसके ऊपर बात करना, ये जो वेव की जो मैथमेटिक्स है और प्रोबेबिलिटी को एक्चुअली प्रिडिक्ट करना, ये नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड टॉपिक है।